नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं सुमित पीर जी, जो बात करेंगे हमारे पंचमक्कारों के बारे में और कुछ हमारे पड़ोसियों के बारे में। स्वागत कर रहा हूँ सुमित पीर जी का। स्वागत है आपका संजय सुमित पीर जी। संजय सर, नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। आपको सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम और आभार शो पे बुलाने के लिए। बहुत बढ़िया सर, सब महाकाल की कृपा है, आपका आशीर्वाद। तो साहब ये बताइए कि आपके जो ये मित्र हैं पंचमक्कार लोग, ये भारत कोई 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सुन के इतना परेशान क्यों हैं? सब कह रहे हैं नहीं, 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 गलत बोल गए, चलो मान लिया गलत बोल गए। तो भई आज नहीं तो कल हो जाएगी। अब अलग-अलग लोगों के अलग-अलग एस्टीमेट होते हैं। अब एक जीडीपी लाइव करके एक वेबसाइट है, वो इंडिया की तो है नहीं, हमारी और आपकी भी नहीं है, बिल्कुल। भक्तों की भी नहीं है। तो अगर उसने 4 ट्रिलियन दे दिया और लोगों ने उसको कोट करके हाइलाइट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा हमारा लिबरल इल्लिबरल इकोसिस्टम परेशान क्यों है? सर, सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। इनको बहुत मिर्ची लग रही है साहब, क्योंकि संजय सर, इन्होंने सोचा था कि 3.8 ट्रिलियन तो इस साल के एंड तक होगा, मतलब मार्च मार्च तक खिंच जाएगा, और अब ये नवंबर में हो गया 4 ट्रिलियन। और इनको दिक्कत क्या है, ऊपर जर्मनी 4.2 पे, जापान 4.3 पे। तो एक साल के अंदर अंदर आप जापान और जर्मनी को पछाड़ देंगे। बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर होपफुली हम 4.3 4.4 ट्रिलियन के पास पहुंच जाएंगे। तब आप कंट्री हो जाएंगे, बाय नॉमिनल जीडीपी आप नंबर 3 हो जाएंगे, बाय पीपीपी जो 14 ट्रिलियन डॉलर हो गया, आप फिर भी नंबर 3 हो जाएंगे। जब दुनिया भर की इकोनॉमियां ध्वस्त हो रही है, जब दुनिया भर में भुखमरी और महंगाई की दरें इतनी बढ़ रही है, उसमें भारत तरक्की कर रहा है। भारत सबसे मोस्ट प्रोग्रेसिंग बिग इकोनॉमी में हो रहा है। भारत की ग्रोथ रेट सच आ रही है, भारत का जीडीपी सच आ रहा है। इनसे ये तकलीफ नहीं हो जा हजम नहीं हो रही। और जब 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तब जीडीपी संजय सर था 1.8 ट्रिलियन। अब 9 सालों के अंदर अंदर ये पहुंच गया 4 ट्रिलियन, यानी कि डबल से ज्यादा बढ़ा। 120% लगभग लगभग बढ़ा 9 सालों में। यानी कि जो काम 65 सालों में नहीं हुआ, वो काम 9 सालों में हुआ। और ये जो कह रहे थे भाई इकोनॉमी की वाट लग गई, इकोनॉमी चल नहीं रही, सारा नंबर फर्जी है, सारे आंकड़े फर्जी है, सारे नंबर खराब हैं, इंडिया वाले आप अपनी इमेज मैनेज करते हो। अब ये जो इंटरनेशनल बॉडीज बोल रही है, इनके हिसाब से ये जो वेबसाइट है ये भी नकली, आईएमएफ नकली, वर्ल्ड बैंक नकली, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नकली, मूडीज की बात करें, एसएनपी की बात करें, जितनी ये रेटिंग एजेंसियां सब नकली। और वहां चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है, यूएस की इकोनॉमी में डेट क्राइसिस की परिस्थिति बद से बदतर हो रही है। ऐसे में इंडिया का 4 ट्रिलियन आना, यानी कि भारत और हिंदू का एक ग्लोबल वर्चस्व बनना। और संजय सर, अभी अयोध्या जी कितनी दूर है? अयोध्या जी जनवरी में हमारी। तो श्री अयोध्या श्री का उद्घाटन जो और जियोपोल उससे पहले मथुरा आरंभ हो गई। हाँ, मथुरा तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। तो वैसे पाकिस्तान में मिर्ची लग रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी मथुरा क्यों गए, इसकी मिर्ची पाकिस्तान में लग रही है। अब ये 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी तो इकोनॉमिक अचीवमेंट हो गया, मथुरा हो गया, फिर अयोध्या श्री हो गया। अब श्री अयोध्या श्री तो थर्ड पोल है जियोपॉलिटिक्स का, दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाली है वो। अब इतनी सारी खुशखबरियां आएंगी तो इन पंचमक्कारों के पेट में कहां कहां तक मिर्चें इन्हें लगेंगी। पेट में के मुझे लगता है और भी कहीं ऊपर नीचे मिर्चें लग रही होगी इनकी। अब समझ गए होंगे क्या कर रहा हूं, हर जगह इनकी मिर्चें लग रही होगी अभी। ये भारत का जो बढ़ता वर्चस्व है, जो भारत का बढ़ता स्टैचर है, जो हिंदू और एक हिंदूवादी जो हमारा देश है जो ऊपर आ रहा है सर, तकलीफ इनको इससे है। तकलीफ अगर ये भारत नीचे जाए, ये बोले इनको कोई तकलीफ नहीं है। भारत ऊपर क्यों जा रहा है, मोदी ऊपर क्यों जा रहा है, भाजपा ऊपर क्यों जा रही, तकलीफ इससे है। अब अयोध्या श्री आएगी, तकलीफ उससे है। कल कृष्ण जन्मभूमि आ गया, अब हमारे दामी जी को मान लिए तो यूसीसी लगा दिया। बाबा ने तो ये हलाल इकोनॉमी पे अपनी तलवार चला दी, करीब 20% हलाल इकोनॉमी को तो उड़ा दिया। जो $100 बिलियन की हलाल इकोनॉमी थी, करीब करीब यूपी में 15-20% का कंट्रीब्यूशन होगा, उसको भी ध्वस्त कर दिया। $20 बिलियन गए। यहाँ 4 ट्रिलियन का जीडीपी बना है। वहां श्री कल मथुरा गए थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि, और फिर अयोध्या जी होने वाला। सर, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। और जब इनको ये पता लगा कि हाईएस्ट आपको टूरिस्ट बता दूं, डेस्टिनेशन है पूरी जी, भारत की जो मुस्लिम आबादी है उसका 1/3 यूपी में है, 1/3, 20% नहीं। तभी तो सर मैं तो बीसी कह रहा था, मैं तो मैथमेटिक्स से जा रहा था। तभी तो तकलीफ ये हो रही ना, बाबा ने जो कम से कम 20 से 30 बिलियन डॉलर की कैंची चला दी ना। ये क्या था संजय सर, देखिए, आज के टाइम में ये हिंदुओं से जजिया ले रहे थे, लेजिटिमेट तरीके से इलिजिटिमेट जजिया ले रहे थे। ये जजिया था,
जैसे किसी के आटे पे हलाल बोरे पे आटे का लेबल लगाया, उसको पता नहीं यार ये क्या है क्या नहीं है, बट एक कंपनी करीब करीब 7 करोड़ देती थी वो ठप्पा लगाने का साल का। जब आप और हम वो आटा खरीदते थे, हम भी उसके 4-5 रुपए जो हमारे हिस्से के वो दे रहे थे। तो इनडायरेक्टली विदाउट टेलिंग अस वी वर पेइंग जजिया। औरंगजेब का टाइम नहीं है, बाबर का टाइम नहीं है, भारत में ये हमसे जजिया ले रहे थे और हर साल हमसे जजिया ले रहे थे। और इस पे जीएसटी भी नहीं लगता था। जो ये पैसा इकट्ठा करते हैं ना संजय सर, इस पे जीएसटी भी नहीं देते थे। जो 20-18% गवर्नमेंट को वापस जाए वो भी नहीं देते थे। एक पैरेलल इकोनॉमी चला रखी, एक पैरेलल जजिया चला रखा था, एक पैरेलल राजशाही चला रखी थी कि भाई इस बिना ठप्पे के कुछ नहीं बिकेगा। अब जिसको ठप्पा लेने वाला चाहिए वो बनाए और बेचे। देखिए मैं और मेरा परिवार तो सर, अगर हमें हलाल की कहीं मोहर दिखती हम तो वो चीज खरीदते नहीं। तो मैंने अपने परिवार में बोल रखा भाई ये हम जजिया नहीं देंगे, और किसी भी हिंदू को, मेरा पर्सनल मत है, ये जजिया नहीं देना चाहिए। अब इतनी तरफ से अगर आप पे आघात होगा तो तकलीफ होगी। चाइना की इकोनॉमी खराब हो रही है, यूएस में क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान की तो खैर बात ही दूसरी है। अब ये जो तकलीफ है हिंदू और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए स्टैचर की, बढ़ते हुए वर्चस्व की, जो भी चीज आप अच्छी करेंगे उससे इनको तकलीफ होगी। जो भी चीज आप दुनिया के पटल पे अपना नाम और अपना स्वाभिमान ऊपर ले जाएंगे तो इनको तकलीफ तो होनी है। तो पंचमकारों के बारे में तो ये तकलीफ जाहिर सी बात है। अब मैं आपको बता दूं सर, इसी बात, इनके पंचमकारों को एक्सपोज करना जरूरी है। परसों चाइना ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसके बड़े मित्र है, बहुत जिनसे पैसे भी लेते हैं, इसने कहा भाई मैं 1300 मस्जिदों को गिरा रहा हूं। आई एम बैनिंग देम फ्रॉम वर्शिप। मैं ईद की नमाज नहीं होने दूंगा। अगले साल 2024 तक इनको ध्वस्त कर दूंगा। काफी मस्जिदों को इन्होंने मूत्रालय बना दिया और बोला कि अब कोई कंबाइंड प्रेयर नहीं, जैसे जुम्मे की नमाज या ईद की नमाज, ये मैं होने नहीं दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, मैं आई एम गोइंग टू रीराइट द होली कुरान। मैं कुरान को फिर से लिखूंगा अपने हिसाब से। जो चाइना में बाइबल आती है संजय सर, वो भी है वो वेटिकन वाली बाइबल नहीं है। एक चाइना पेट्रियोटिक चर्च है जो सीसीपी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो पादरी देता है, वो पास्टर देता है और वो बाइबल देता है। तो जो चाइना में बाइबल है उसका एडिटर शी जिनपिंग है, जो असली एडिटर है। अब ये कह रहे हैं कि विल रिलाइट द होली कुरान। इन 57 मुल्कों में से किसी की औकात नहीं है कि एक चू निकल जाए इनके मुंह से, कुछ नहीं निकल रही है। और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि गए, पाकिस्तान में मिर्ची लग रही है। मैं तो सर सीधा सीधा कहता हूं, मैं हिंदुओं को एक बात कहता हूं, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, मैं तो निवेदन कर रहा हूं केवल 15% होने पे, 15% आबादी पे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जो 80 या 85% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जो ऐसे गए, उसमें आपत्ति आ रही, यहां भी आ रही, वहां भी आ रही। और जब ये नंबर 25 होगा, 35 होगा या कल को 50 होगा, तब क्या क्या होगा, इसका आकलन करना, इसके विषय में सोचना जरूरी है। 15% जब पॉपुलेशन 24% थी तब भारत का विभाजन हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला। मैं तो तभी कह रहा हूं 25 पे क्या होगा, 35 पे क्या होगा, ये सोचिए आप। और जिसको पाकिस्तान चाहिए था दे तो दिया, पाकिस्तान जमीन दे दी। अब आप पीछे देखिए, इजराइल से एक बड़ा अच्छा वीडियो आया था संजय सर। एक लेडी थी, हमास की सपोर्टर थे, हमास इजराइल में कहती थी। एक दिन सुबह सुबह एक भाई और एक बहन उसके दरवाजे पर नॉक करते हैं, ये इजराइल पुलिस के थे। बोला बहन जी ऐसा करो, सरकारी गाड़ी तैयार है, अपना सामान उठाओ, डालो, तुम्हें गाजा में ही डॉलाते हैं, तुम हमास के साथ ही रहो, हमास के साथ खाओ पियो, जो करना वही करो, यहां से हमारी जान छुटाओ। मुझे लगता है ये सर्विस हमें भारत में शुरू करनी पड़ेगी। जिसको भी तकलीफ हो, जिसको भी पाकिस्तान से प्रेम हो, सरकारी गाड़ी में उठा के वाघा बॉर्डर, पिछवाड़े पे लात और जा अंदर। फिर तू जाने तेरा पाकिस्तान और तेरा काम, यहां से निकलो। अगर पाकिस्तान से अब भी प्रेम है तो हम वाघा बॉर्डर तक छोड़ देते ना सरकारी गाड़ी में। तकलीफ कहां क्यों है? मतलब जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। और जब ये चाइना का प्रकरण हुआ संजय सर, एक मुसलमान कंट्री की औकात नहीं है बोलने की। 57 के 57 को सन्नाटा छा गया। और ये जो प्रो हमास प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं निकला। ये जो ओआईसी वाले, इनको सांप सूंघ गया। और ये जो इनका ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान, इसने तो सुना ही नहीं। ये तो ऐसी चीजें सुनता ही नहीं, कहता मेरे को तो पता ही नहीं क्या हुआ। क्या ये कहना गलत होगा, ये जो उगर लेडीज हैं उनके साथ हन चाइनीज सोल्जर्स आर बेडिंग सो दैट जो आने वाली जनरेशन हो उसका डीएनए हन डोमिनेटेड हो या आधा हन हो। फोर्स डीएनए इंजीनियरिंग हो रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ऑर्गन की सेल हो रही है, इनका सेक्स स्लेवरी हो रही है, इनको फैक्ट्रियों में स्लेव्स की तरह यूज किया जा रहा है। जहां से आईफोन का स्क्रीन बन के आता था, जो लेडी एक टाइम में $1 कमाती थी, आज उसके पास 22 बिलियन की वर्थ है, नेटवर्थ। सीसीबी की मेंबर है, जाहिर सी बात है। वहां उसकी फैक्ट्रियों में फोर्स लेबर कौन है? उगर है।
चेनों के साथ उनको बांध के रखा। और शी जिनपिंग ने एक बार बोला बोला साहब कैंपों में जगह भर गई तो क्या दमा डालो। तो संजय सर बात ये हो रही थी जब चाइना ने बोला कि मैं 1300 मस्जिदें गिरा रहा हूं, मैं कुरान रिराइट कर रहा हूं, 57 मुसलमान कंट्रियों में एक ही औकात नहीं की चीज कर निकल जाए। ये जो फलस्तीन के लिए हमास के सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक प्रोटेस्ट नहीं निकलेगा इसके खिलाफ। और जो इनका ब्लड ब्रदर है पाकिस्तान, जो कहता है ये चीनी मेरे भाई है, उनकी औकात नहीं कि एक लफ्ज बोले। जब प्रधानमंत्री जी मथुरा गए उस पर ही इनका विरोध हो रहा है। और आपको इनकी एक और नई कारकर्दगी बताऊं पाकिस्तानियों की, जहादियों की। इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चल रही है संजय सर आजकल, कह रहे हैं कि हाइफा में अदानी जी पोर्ट बना रहे थे तो मोदी जी ने फोन किया बेंजामिन नेतन्याहू को, बोला भाई मुझे गाजा खाली करके दे दो। तो मोदी जी के कहने, जबकि हाइफा कहां है, गाजा कहां है, कोई कनेक्शन नहीं बीच में। ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अनपढ़ जहादी अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि मोदी जी के फोन करने पे बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पे हमला किया और गाजा को खाली करा रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा ये चलाते गजा हैं। तो इतना बड़ा कोई पोर्ट भी नहीं है, उससे हाइफा का क्या मुकाबला। मतलब ही नहीं। अब ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा सर। पर सर आपको याद होगा इनकी ज्योग्राफी की किताबों में क्या लिखा होगा पहला पेज, भाई ये इस्लाम के अनुसार नहीं है, ये कुरान के अनुसार नहीं है। जब पहले पेज में लिखा इस्लाम और कुरान के अनुसार नहीं, मतलब ये बकवास है। अब जो लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है ना पढ़ी, बात तो है कि उन्हें लग रहा है ये तो सारा बकवास है, तो अंग्रेजों की हाइपोथेसिस है, तो इन्हें ज्योग्राफी से मतलब नहीं ना। आपको याद होगा इमरान खान नियाजी ने क्या बोला। इमरान खान नियाजी ने बोला जर्मनी एंड जापान शेयर अ बॉर्डर एंड दे हैव अ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, जहां से दे एक्सपोर्टिंग बिलियंस टू द वर्ल्ड। सर अगर जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिल सकता है, नॉर्थ और साउथ गाजा तो मिल ही सकता है ना। मदरसा छाप जहादियों की पहचान ही ये होती है। और इनका जो कक्कड़ है, कक्कड़ कल परसों अंग्रेजी में भाषण दे रहा था, अंग्रेजी में, और हमें धमकी दे रहा था, हम डोंट टेक अस, वी आर पीस लविंग नेशन, डोंट टेक अस एज आवर साइन ऑफ आवर वीकनेस। इस लेवल के तो ये जहादी है। अब एक कक्कड़ तेरे पास खाने के पैसे नहीं, अब क्या बोलूं, अब मेरा यहां तक वो अड़ा रहा, बोल नहीं पा रहा, तू क्या करेगा। इनके यहाँ सिंध में अब पता क्या नया है, सिंध में डॉल्फिनों का रेप होता है सर। डॉल्फिन रेप पे पाबंदी लगाई है। गधों का मांस रेप होता है, डेयर का मांस रेप होता है, और डॉल्फिनों को पकड़ पकड़ के रेप करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डॉल्फिन इज समथिंग वेरी नियर टू द रियलिटी। उस पर पाबंदी लगाई। अभी एक ट्राइब ने बोल दिया कि किसी बेचारी लेडी से कोई गलती हो गई, उसे बोला कि इसका मांस रेप करो, जितने ट्राइब के लोग हैं उसका मांस रेप करेंगे। ये हमें धमका रहा है, ये देखिए ये हमें धमका रहा है। और चाइना के सामने इसकी चू नहीं निकलेगी बिल्कुल। दे आर इन द बिजनेस ऑफ जहाद, जो मैं हमेशा कहता हूं, ये जहाद के व्यवसाय में है। जीएचक्यू की आपको बात बताऊं सर, अभी ये आसिम मुनीर है ना, मुल्ला मुनीर, इसने सारे मुल्ला मौलाना बुला लिए, ऐसे बड़े से हॉल में बैठा, मुल्ला मौलाना सामने है, उनसे कुछ बातचीत करा सर, बीच में बुलेट प्रूफ गिलास लगाया इसने। जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर आसिम मुनीर व्हेन ही इज टॉकिंग द सेम हॉल टू दिस मुल्लाना मौलाना, बुलेट प्रूफ गिलास के पीछे बैठा। इतना इनको लग रहा भारत से डर, इतना इनको डर लग रहा कि तुम्हारे जीएचक्यू रावलपिंडी में तुझे डर लग रहा है, इससे बड़ी क्या बात बताए तुम्हें, इससे ज्यादा क्या डरोगे आसिम मुनीर। और तुम चले हो गजवा हिंद करने, तुम आओगे गजवा हिंद करने हैं घोड़े पे बैठ के। अबे तुम्हारी तो खच्चर पे बैठने की औकात नहीं बची, खच्चर को भी घास चाहिए, वो भी घास तुम्हारे पास नहीं है। ये है इनकी कहानी सर। और क्या क्या बताऊं आपको, इमरान खान की सुना है कि बेल हो रही है और पता नहीं वो कब होगी नहीं होगी। अच्छा, बुशरा बीबी का पति कह रहा है इमरान खान एक नंबर का अय्याश है, एक नंबर का नाकार और कमीना है। बोला क्यों, बोला इसने मेरा घर तोड़ा है। और जब पहले हमें क्या बताया गया था, खुदा बुशरा बीबी के सपने में आए, उन्होंने कहा उसके पति के, तुम अपनी बीबी को तलाक दो, तुम्हारी बीबी कौम के लिए इमरान खान से शादी करेगी। ये हमें पहले स्टोरी बताएगी। आज वो कह रहा भैया मेरा घर उजाड़ दिया। वो तो ये तक कह रहा ये इतना खतरनाक आदमी है, जिस औरत पे इसकी नजर पड़ जाए, जब तक ये उससे फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता तब तक ये बिल्कुल पीछे पड़ जाता है। इनफैक्ट आपने इमरान खान के कुछ लीक्ड ऑडियो टेप्स भी देखे होंगे सर, कितने गंदे टेप थे आपने देख लिया। वो तो ये भी कहता है कि आदमी क्या, ये तो इसका तो जानवर पे दिल आ जाए उसे भी नहीं छोड़ता। ये है इमरान खान। अब इसकी एक माशूका, कोई मरियम खान या मैं नाम भूल गया, वो कहती है, वो भी एक किताब रिलीज करने वाली माशूका इमरान नंबर खान। कौन सी? नंबर 1 थी सर, 2009-11 के आसपास की थी वो कह रही है, नाम मुझे अरे उसका ध्यान नहीं है, कुछ खान उससे थी पहले तो मुझे। बड़ी हो चुकी है उसकी। हाँ, वो कह अरे रही ये तो है जिगोलो था, पता नहीं आपको क्या। हाँ हाँ, वही बहुत सारे खुलासे किताब में कर रही है। कह रही है जिगलो था, ये किसी औरत को नहीं छोड़ता। कह रही इनफैक्ट इसको जानवरों से,
कोट अनकोट विशेष प्रेम है, समझ गए ना सर आप, विशेष प्रेम है जानवरों से। तो मतलब ये इनका प्रधानमंत्री ये इनका करंट प्रधानमंत्री कोकेन पे इनका प्रधानमंत्री, और धमकी हमें देते हैं। मतलब मैं तो क्या बोलूं, इनकी चाराने की औकात नहीं, तुम हमें धमकी दे रहे हो। तो हम भारत को वो मतलब, और भाई ये अंग्रेजी में किसको भाषण पढ़ के सुना रहा था? तुम्हारे लोग तो सारे मदरसा छापे, वहां तो अंग्रेजी की समझ नहीं आ रही थी। भारत को धमकी दे रहा था कि हम तुम्हें देख लेंगे। यार एक बात बता, तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं तो हमें क्या देखोगे? और जो अभी इन्होंने एक और पैंतरा चला कि हमें ब्रिक्स में आना है, ब्रिक्स में, बड़ा अफवाह, ब्रिक्स में आ जा रहा पाकिस्तान। कल रशियन मीडिया ने कार्टून निकाला, बड़ा जबरदस्त, सारे कंट्री एक तरफ और ये एक इस्लामी पाकिस्तान एक तरफ। ऐसा मजाक बनाया इनका रशिया ने, ऐसा मजाक बनाया इनका रशिया ने, कोई मतलब पूछने की हद नहीं। और वैसे यूक्रेन को माल बेच रहे थे, अभी खबर यही है सर, 155 मोर्टार जो है वो इसराइल को भी सप्लाई कर रहे हैं, वो इसराइल को भी सप्लाई कर रहे हैं। वैसे कह रहे हैं यहूद हनूद और क्या क्या, और पाकिस्तान, क्योंकि तुम्हें बता दो, मुझे पता तुम जयपुर डायलॉग जरूर देखते हो, ये तुम आज प्रो पैलेस्टीन प्रो हमास रैलियां निकालते हो ना, पता कर लो जॉर्डन के किंग के कहने पे तुम्हारा कौन सा जनरल था, शायद जियाउल हक नाम था जहां तक मुझे याद है, नहीं वैसे वही था, उसने 30,000 पैलेस्तीनी मारे थे जॉर्डन में जाके। जॉर्डन में जाके 30,000 पैलेस्तीनियों को मारने वाला है जनरल जियाउल हक, जॉर्डन के बादशाह के कहने पे। और आज तुम क्या कह रहे हो, प्रो पाकिस्तान, प्रो हमास, प्रो पैलेस्टाइन। ये तुम्हारी असलियत है। तुम भाड़े के टट्टू हो, जो तुम्हें पैसे देता हो उसका जहाज लड़ते हो। जहाज तो तुम्हारे लिए व्यापार है। तुम्हारे जनरल जियाउल हक ने 30,000 पैलेस्तीनी मारे थे, और आज तुम क्या कर रहे हो, यहूदियों को 155 मोर्टार शेल बेचने का काम भी तुम कर रहे हो। ये भी तुम्हारा काम आसिम मुनीर कर रहा है। सर क्या बताइएगा इस कंट्री का, इतने जलील, इतने कमीने लोग हैं। मतलब मैं तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, नहीं तो एक दो वर्ड मेरे पास और थे पर रुकूंगा, बोलूंगा नहीं। ऐसे तो लोग हैं थोड़ी सी सर। और जरा हम चीन की भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, चीन का जरूरी है सर। सुना है कि साहब कि चीन अब कोई नया वायरस लॉन्च कर रहा है, और मार्क मोबियस जो इन्वेस्टमेंट गुरु है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो कह रहा है कि भई जो पैसा चाइना में जाना था उसका मेजर पार्ट जो है अब इंडिया में आएगा, और देखिए सेंसेक्स जो है वो कुछ दिनों में 100,000 टच करेगा। तो सर, इसको सुनकर हमारे लिबरल्स का हाल तो बेहाल है ही, इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, $4 ट्रिलियन नहीं हुआ है, अभी 3.9 ही है। 3.999 है, 0.1 बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब एक ऐसा लिबरल यहाँ एक व्यक्ति है सर, उसकी उसकी पिक्चर को शायद नेटफ्लिक्स से बाहर कर दिया। सुने में उसको 2 बार दिल का दौरा पड़ा है। इन हाँ, लिबरलों को हमारे आज अनुराग कश्यप दिल भाई ऐसा कह रहे हैं। दिल का दौरा पड़ गया सर बेचारे को। भाई जवानी में दिल का दौरा बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। अब चाइना की बात करें सर, सबसे पहले देखिए, जब चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है, चाइना दुनिया भर को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, चाइना दुनिया भर को रोकने की कोशिश करता है। मैं खुलेआम कहता हूं, दुनिया का नंबर 1 बायो टेररिस्ट शी जिनपिंग है, नंबर 1 दुनिया का। और दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट है आपका आसिम मुनीर। एक टेरर चलाता, एक बायो टेरर चलाता, ये दोनों चचेरे भाई आपस में कुंभ के मेले में शायद बिछड़ गए थे। ये दोनों चचेरे भाई है, एक टेरर एक बायो टेरर। अब देखिए संजय सर, पीछे ये सैन फ्रांसिस्को गया मिलने जो बाइडेन से, वहां वो गाड़ी वाली वो सेलफोन वाला इंसिडेंट हुआ, जो बाइडेन ने इसका मजाक बनाया। सच्चाई तो ये है, भीख मांगने गया था ये कि हमें $80 बिलियन दे दो, हमसे व्यापार कर लो, हमारी इकोनॉमी की हालत खराब है। और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जी जितने होमलेस थे उनको बाहर कर लिया, जितने बेगर थे उनको बाहर निकाल दिया, फेंस लगाया। और सर एज पर अमेरिकन मीडिया ये भी सुनने को आ रहा है, दे हैव कॉल्ड इन प्रोस्टिट्यूट्स, पूरे अमेरिका से वेश्याओं को बुलाया गया था चाइनीज डेलीगेशन के एंटरटेनमेंट के लिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कोट एंड कोट। जब ये शी जिनपिंग जाता है, अच्छा जब ये वहां था तो इसने बोला हम तुमसे कंपीट नहीं करेंगे, हम तुमसे आगे नहीं जाएंगे, हम कॉपरेशन चाहिए, हमें कंपटीशन नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। अब ये पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई, कह रहा है यार अगर ये हो रहा है इस, इंडिया तो ऐसा कुछ नहीं बोलता है, इंडिया के प्रधानमंत्री तो ऐसा कुछ नहीं बोलती, इंडिया जहां अड़ जाता अड़ जाता है। बोला ये तो वहां सजदा कराया था, हमने तो सोचा था कि ये अमेरिका को जाके अपने ढोले शोले दिखाएगा, ये तो सजदे कराया वहां पे। तो कह रहा माई बाप आप बड़े आदमी हो, जो हमारे आदेश हम वो करेंगे। शी जिनपिंग जाता है सर, ठीक है, मजाक मजाक इसका खूब बन गया, इसकी गाड़ी का, इसने की जो 38 साल पुरानी फोटो थी गोल्डन गेट के सामने टाई लगी हुई, तो जो बाइडेन ने दिखाया इसको, उसका खूब मजाक बनाया। जब गया अगले दिन संजय सर एक खुलासा होता है, अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक बायो लैब पकड़ी जाती है, नकली बायो लैब है, कोई लाइसेंस नहीं है, बताया कुछ कर कुछ रहे थे। उसके अंदर हजारों मरे हुए, लाखों, करीब 1 लाख मरे हुए चूहे थे फ्रीज रूम में।
वहां क्या हो रहा था? चला रहे थे चीनी। क्या कर रहा था चाइना? जो चाइनीज वायरस है या जिसे कोविड-19 कहते हैं, इसकी मारक क्षमता को बढ़ा रहा था, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रहा था, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैसे चूहे को इन्फेक्ट करके इसको अमेरिका के लोगों के घरों तक पहुंचा जाए। पहले तो ये खबर आई। दूसरा खबर आई, ये मलेरिया के बैक्टीरिया के मतलब मलेरिया पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कैसे मलेरिया को घातक बनाया जाए। तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस। और चौथी और पांचवी सुनिए सर, चौथी और पांचवी सबसे रोमांचकारी है। चौथी है एचआईवी, जो अभी कंटेजियस नहीं है, एक्सेप्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट और शेयर नीडल, एचआईवी किसी को होता नहीं। एचआईवी को कैसे कंटेजियस बनाया जाए और कैसे चूहे को कैरियर बनाया जाए, इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस लैब में। और अथॉरिटीज के होश तब उड़ गए जब इनको मिला इबोला का वायरस, जबकि इबोला की मारक क्षमता 1:3 या 2:3। अगर 3 आदमियों को 100% मरेगा, उसका 3 में से 2 मर जाए, ये इबोला। उसका वायरस कैलिफोर्निया में चाइनीज नकली बायो लैब में मिला। ये अमेरिका की आंख के नीचे ये कांड हो रहा है, अमेरिका की जमीन पे काम हो रहा है। जब वहां की सेनेटर कह रही है चाइना हैज नॉट इन्फ्लिक्टेड अमेरिका, चाइना हैज इन्फ्लिक्टेड आवर होम्स। और यहाँ बाइडेन क्या कह रहा है? हम दोस्ती करेंगे, हम कॉपरेशन करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स करेंगे। चाइना तुम्हारे घर के अंदर घुस गया है, इसे कहते हैं रेड जिहाद, द टेररिस्ट ऑफ रेड्स। दिस हैज इन्फिल्ट्रेटेड योर हाउस। ये हुआ सर यहाँ पे। अब ये वापस गया। अब वापस गया तो अगले दिन एक और खुलासा होता है। अगले दिन खुलासा होता है, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, ये ग्रुप है इराक में। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने पीछे ईरान के कहने पे अमेरिकन बेसिस पे हमला किया। 40 अमेरिका के सिपाही जख्मी, शायद कुछ मर भी गए, उसकी पुष्टि नहीं हुई कितने मरे हैं। अब जिस ड्रोन से हमला हुआ सर, वो है सनफ्लावर 200। ये ड्रोन बनाता है चाइना। ये वो कामाकाजी ड्रोन है, मतलब ना हिट करेगा और खत्म। सबसे सस्ता ड्रोन बनाता है चाइना, सनफ्लावर 200। मैं जयपुर डायलॉग के माध्यम से पूछना चाहूंगा, चाइना में बना हुआ सनफ्लावर 200 ड्रोन इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक के पास कैसे आया? मैं आपको बताता हूँ कहां से आया। चाइना से माल आता पाकिस्तान, पाकिस्तान से थ्रू चमन बॉर्डर ईरान, ईरान से जाता है इराक, इराक से जाता है इस्लामिक रेजिस्टेंस के पास। तो चाइना ने अब खुलेआम अमेरिका और अमेरिकन एसेट्स पे अटैक किया। यहां बायो अटैक कर रहा है अमेरिका की जमीन पे, यहां सनफ्लावर 200 से अमेरिकन एयर बेसिस पर चाइना अटैक कर रहा है। और जो बाइडेन क्या करें? हमें मित्रता करनी है, बातचीत करनी है, हमें कॉपरेशन करनी है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट बढ़ाना है। भाई अगर तुम्हारे बस का लड़ना नहीं है, अगर तुम्हारी औकात अमेरिका को प्रोटेक्ट करने की नहीं उतरी। दूसरी चीज आई, अब इसी में दौरान एक खबर आई, जापान का जो फाइनेंशियल अथॉरिटी, उन्होंने एक बहुत अच्छा विज्ञप्ति जारी की, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाइना का, दैट इज नॉट मोर देन 800 to $1 ट्रिलियन। आप मान लीजिए 800 या 900 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, एज पर जापानीज फाइनेंशियल अथॉरिटी इन अ फॉर्मल प्रेस रिलीज। तो ये जो लोग 3.5 ट्रिलियन की बातें करते थे, मैं कहता हूं उतना तो है ही नहीं, एक हद से हद। मैं भी ये कहता था 800-900 का, इससे ज्यादा चांस ही नहीं है हो इनके पास। वो है, ये सब हुआ तो चाइना के जो स्टॉक मार्केट थे वो गिरने लगे, 15% एक्सपोर्ट गिर गया है, लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, हर तरफ से चाइना मर रहा है। चाइना में त्रासदी मच गई है सर। जो ये हमारे 35 साल से ऊपर आप कॉर्पोरेट पे नौकरी नहीं कर सकते, कह रहे हो टू ओल्ड। 45 साल से ऊपर आप फूड डिलीवरी नहीं कर सकते, यू आर टू ओल्ड फॉर दैट। 45 साल के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट है 56% पार कर गया, नीचे 20-25% था। अब ये काम यूथ को दे रहे, छोटे मोटे काम, ताकि यूथ खुश रहे। यूथ क्यों खुश रहे? यूथ खुश रहेगा तो बच्चा पैदा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आने वाले गुलाम पैदा होते रहेंगे। क्योंकि चाइना का यूथ क्या कह रहा है? वी आर द लास्ट जनरेशन, आगे हम कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, हमें तुम्हें गुलाम खड़े करके नहीं देने। उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए 35 साल से ऊपर लोग को नौकरी से निकाल रहे हैं, इनको काम दे रहे ताकि दे कैन ब्रीड। जैसे जैसे वो, आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ पैरेलल्स, जैसे डॉग फार्म्स में ब्रीडिंग होती है या पोल्ट्री फार्म में ब्रीडिंग होती है कि और प्रोडक्शन आए, उससे मीट मिलेगा, उससे अंडे मिलेंगे, वैसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनको प्रोत्साहित करे, तुम बच्चे पैदा करो ताकि हमारी सल्तनत चलती रहे। अब ये सब तो एक तरफ हो रहा है। अब कल क्या खबर आई? कल खबर आती है सर, चाइना में अक्टूबर 10 के आसपास अचानक निमोनिया के केसेस बढ़ने लगे। और कल क्या दिन था? कल था लगभग 20-22 तारीख। तो मतलब 1-1.5 महीने तक इन्होंने ये खबर छुपाई। ये बिल्कुल आप देखिए वही पैटर्न है जो उन्होंने कोविड में बिल्कुल कोरोना वाला पैटर्न है ये, तो बिल्कुल पैटर्न है। तब इन्होंने क्या बोला? अननोन नमूनिया। आज क्या कह रहे हैं? अननोन नमूनिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये अब भी नहीं कह रहे ये बैक्टीरियल नमूनिया या वायरल नमूनिया, क्योंकि बैक्टीरियल नमूनिया इज नॉट कंटेजियस, वो ज्यादा घातक नहीं होता, कंट्रोल में हो जाता है। ये अब भी ये नहीं बता रहे। पॉइंट नंबर 3, ये नहीं बता रहे कि क्या ये कोविड का कोई नया वेरिएंट है या किस चीज से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने
वो सैम्पलिंग तो की होगी, सीक्वेंसिंग की होगी, डीएनए सीक्वेंसिंग। इन्होंने कुछ स्ट्रेन्स को भी अलग किया, वो कुछ नहीं बता रहे। चौथी बात आपको याद होगा सर, जब लास्ट टाइम ये अननोन नमूनिया आया था, जिस डॉक्टर ने बताया था, उस डॉक्टर को कुत्ते की मौत मारा गया आईसीयू में। जब वैक्सीन चाइनीज ने, जिस डॉक्टर ने बोला यार इसमें 34 फेटल साइड फोटल मतलब फेटलिटीज है, यू कैन डाई ऑफ दिस वैक्सीन, और इसमें 73 कमियां, वो भी कुत्ते की मौत मारा आईसीयू में। ठीक है जी, उसके परिवार को भी गायब कर दिया। अब यहां 1.5 महीने का विंडो मिल गया चाइना को खेलने के लिए, और कल जो मोस्ट इनकम्पिटेंट बंदा जो डब्ल्यूएचओ को हेड करता है, वो क्या कहता है, उसका वक्तव्य सुन के मैं परेशान हो गया। वो कहता है वी हैव रिक्वेस्टेड चाइना फॉर डाटा। तू एक बार बता, तू 1.5 महीने से सो रहा था क्या? इस इथोपिया के स्टूज को इसने वहां बना, 1.5 महीने से तू क्या कर रहा था? मतलब वुहान की तरह तूने 1.5 महीना इनको दिया वायरस को, या जो भी इनको ब्रीड करने को? अगर आप कड़िया जोड़े, ये जो कैलिफोर्निया की लैब में हो रहा था और जो चाइना में हो रहा था, ये तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, क्योंकि वहां भी चीनी कर रहे थे, यहां भी चीनी कर रहे। और ये इसकी जो बात है जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, कहता है हैंड हाइजीन रखो। चलो हैंड हाइजीन समझ आता है, पहली बात, अगर बैक्टीरियल निमोनिया दैट इज नॉट कंटेजियस, यू डोंट नीड हैंड हाइजीन। दूसरा कहता मास्क पहनो। सर एक बात बताइए, अगर इस टेड्रोस को कुछ नहीं पता, हाउ डज ही नो इट इज कंटेजियस? क्योंकि बैक्टीरियल निमोनिया कंटेजियस होता नहीं, तुम्हें कैसे पता है कंटेजियस है? कहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन है, तुम्हें कैसे पता? चाइना ने तो ना वायरस बोला ना बैक्टीरिया बोला, हाउ डू यू नो इट्स अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? और फिर उसने बोला मास्क लगाओ। भाई हाउ डू यू नो इट इज कंटेजियस? वही वाली बात हुई, लास्ट टाइम भी डब्ल्यूएचओ ने यही किया। उन्होंने पहले ये बोला ही नहीं मैन टू मैन ट्रांसमिशन होता है। जब तक वुहान में लोग गए, इन्फेक्ट हो गए, पूरी दुनिया में फैल गई। 1.5 महीने से चाइना में कर्मकांड चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी उनकी खत्म होने वाली है, और इस अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए दुनिया भर की वाट लगा लो। ठीक है सर। फिर चाइना से जब पूछा था भाई ये क्या हो रहा है, डब्ल्यूएचओ का बयान आया, तो चाइना कह रहा है क्योंकि हमने कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटाई है उसके कारण हो रहा है। तो मतलब यहां मैं आपका अटेंशन लेना चाहूंगा, तुम इसको कोविड से जोड़ रहे हो। अगर ये तुम कोविड से जोड़ रहे हो तो फिर ये कोविड का स्ट्रेन है। अगर कोविड का स्ट्रेन नहीं है तो उसको क्लियर करो, कोविड का स्ट्रेन नहीं है। दूसरी बात, कोविड का जो लाइफ साइकिल है 45 दिन है। तो मुझे बताओ, तुमने रेस्ट्रिक्शन हटाई थी नवंबर दिसंबर में, एक साल बाद ये कौन सा कोविड निकल के आ गया? अगर कोविड होता, वायरस होता, 45 दिन में जो उसको दाएं बाएं करना था कर देता। सर ये एक साल बाद कौन सा कोविड का वेरिएंट निकला है? 45 दिन का तो लाइफ साइकिल है इसका। और फिर ये कह रहा है कि देखो जी हमारे यहाँ बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल कुछ नहीं दे रहे। और जो डॉक्टर टेड्रोस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट मैन इज ब्लडी रिक्वेस्टिंग चाइना, बेगिंग चाइना कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है सर। अब देखिए कोविड की अब बात करें, कोविड में बोला 1 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए, 4000 मरे। ठीक है। यहां पे हमें बोलेंगे हमारे इतने बच्चे इन्फेक्ट हो गए, इतने हजार बच्चे मर गए। जो कंट्री अपने 6 करोड़ लोगों को मार सकती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में, अगर वहां कुछ हजार बच्चे मर जाते कोई बड़ी बात नहीं। फिर बोलेंगे हमने कंट्रोल करना चाहा, पर भाई ये फैल गया दुनिया भर में। इस 1.5 महीने में क्या चाइना फ्लाइटें आ रही है, जा रही आ रही है? क्या कार्गो चाइना से मूव हो रहा है? हो रहा है। क्या चाइनीज पूरे दुनिया में ट्रेवल कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। चाइनीज न्यू ईयर इज अराउंड 1-1.5 महीना आगे, 2 महीना। तो क्या फिर ये वुहान पार्ट 2 नहीं रिपीट हो रहा है? और अगर आप इसके तार जोड़े, ये आप देखिए अमेरिका में पकड़ने वाली बायोलैब से, और ये जो यहां हो रहा है, अब मैं अमेरिकनों से पूछूंगा यार अब तो कोई डाउट नहीं तुम्हारे यहाँ तो बायोलैब पकड़ेगी, चुप क्यों हो? हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है सर इस खबर को लेके, कोई नहीं बोल रहा मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को लेके। मतलब यही हो रहा कि आज ओवैसी जी ने क्या बोल दिया, राहुल गांधी ने क्या बोल दिया। ये जो बड़ी चीज है जो चाइना और टेड्रोस ने चाइना को 1.5 महीना दे दिया, जो उसने कोविड या चाइनीज वायरस के दौरान दिया था उनको इस इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। अब इन्फेक्शन कितना फैला, कहां फैला, किसी को कुछ पता नहीं। और डॉक्टर फाउची साहब क्या करें? फाउची साहब कह रहे इसमें वैक्सीनेशन करो। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ डॉक्टर फाउची, आई एम नॉट अ डॉक्टर बाय ट्रेनिंग, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, किस चीज का वैक्सीनेशन लगाए? या बाजार में जो हर एक सुई लगाए, ये 15 वैक्सीन है, एक लगाओ, कुछ ना कुछ चल जाएगा। सर दुनिया में मेरा अंदेशा, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग, चाइनीज आर ब्रीविंग अनदर थिंग। जब ये लैब पकड़ी गई थी तब भी मैंने कहा था मुझे क्या पता ये लैब पाकिस्तान में नहीं है, मुझे क्या पता ऐसी लैब है ईरान में नहीं, मुझे क्या पता ऐसी लैब है यूक्रेन में नहीं है, और चाइना में लैब है कहां का वो किसको पता है? व्हाट इज द न्यू वायरस दे आर ब्रीडिंग? क्योंकि जैसे ही चाइना की इकोनॉमी स्लो होगी सर, दे विल अनलीश समथिंग ऑन द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। और हम वी आर वेटिंग एज मतलब ना स्टिंग डक्स, व्हाट विल नेक्स्ट कम एंड हिट अस, वो हम वेट कर रहे हैं कि अब चाइना के कहां से कौन सा नया वायरस आएगा। मैं 1000 बार कह चुका हूं, इफ यू वांट टू कंट्रोल चाइना, BTT, बैन ट्रेड एंड ट्रैवल फ्रॉम चाइना, फ्रॉम एंड टू चाइना। ट्रेड एंड ट्रैवल को बैन कर दो, दैट इज द ओनली वे टू कंट्रोल देम। अन्यथा
असभ्य लोगों से सभ्यता की बात नहीं हो सकती, जिहादियों से बात नहीं हो सकती, और रेड जिहाद हैज बिकम अ रियलिटी। इजराइल में आप देखो, ईरान में देखो, MQ9 देखो, हर जगह चाइनीज फुटप्रिंट है, हर जगह आपको चाइना के फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं। और जितनी इतनी इकोनॉमी टूटेगी उतने और डेस्परेट होंगे। तो मतलब व्हाट इज वर्ल्ड, व्हाई इज वर्ल्ड बिकमिंग अ पॉलिटिकल ऑस्ट्रिच सर, संजय सर? मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये चीज पॉलिटिकल नहीं है, अगर ये वायरस फैल गया या बैक्टीरिया, आई डोंट नो व्हाट इट इज राइट नाउ, इट कैन इम्पैक्ट यू एंड मी। ये हमारे परिवार तक भी तो आएगा। हम शोर क्यों ना मचाए, हम कंसर्न क्यों ना हो? व्हाई शुडंट बी पीपल लाइक अस बी कंसर्न? सवाल ये है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हमारी और आपके परिवार और हमारे दर्शकों के परिवार की सेहत और सलामती का विषय है। हाउ कैन वी कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट? ये सवाल आ रहे हैं चाइना से। जी जी हाँ। और जो चाइना कह रहा है, अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ है जी और वो दिखा रहे हैं कि कोई जो चाइना का CCP का वीडियो है। तो वो ये कहता है कि इससे पता ये चलता है कि CCP व्यूज all foreign countries as enemies, करेक्ट। and the CCP perceives anyone who browses information online as the prey caught in the traps laid by hunters. यानी अगर किसी को पकड़ लिया बाहर चैट करते हुए तो वो कितना बड़ा अपराध हो जाता है। फिर ये कह रहे हैं कि इट ऑल्सो शोज हाउ इजली लॉज कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द CCP's लॉ एनफोर्समेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पीपल्स कोर्ट। उनके भाई जो कोर्ट होते हैं, पीपल्स कोर्ट होते हैं, उसमें पीपल्स कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है और पीपल कोर्ट का मतलब होता है पार्टी। पार्टी वोट, बिल्कुल जी अपना। जी जी। संजय और सर, जी, जी जी बताएं। इसमें तीन चीजें आई है सर। सबसे पहले चाइना ने एक ईमेल निकाली, एक ईमेल सबको प्रकाशित की, पब्लिश की है, और एक नंबर किया। आप चाइना में आज की डेट में अगर मैं जाता हूँ, कोई एक ईमेल डाल दी, ये जासूस है, मैं अपनी बात को, वैसे हम आप और हम तो जान ही पाएंगे। मान लीजिए कोई भी जाता है, कहता है भाई तू जासूस है, उसको किसी के कहने पे उसको उठा लिया जाएगा। नाउ द ओनस इज ऑन मी टू प्रूव कि मैं जासूस नहीं हूं। ये चाइनीज नेशनल हो सकता है या फॉरेनर हो सकता है। तो मतलब अगर किसी को भी उठाना हो, आप बोलेंगे किसी ने तेरे नाम का ईमेल डाल दिया कि भाई सुमित पीर जासूस है, ये चाइना में घूमता नजर आ रहा है। इसीलिए आप अमेरिका के लिए बात करें, अभी आप जापान की बात करें, उन्होंने बोला जब तक आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी है, डू नॉट गो टू चाइना, अपने सिटीजन्स को आप चाइना न जाए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है, नॉट नॉट द NSA, एक नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री सी बनाई। ये मिनिस्ट्री सब मिनिस्टरों के ऊपर है। ये जो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर गायब हुआ, ये जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर गायब हुआ, उसकी माशूका गायब हुई, जितने भी लोग गायब हुए उनको उठाने वाला यही मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि आप हर जगह, हर प्राइवेट कंपनी में, हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में CCP की एक कमेटी बनेगी। उसमें 30 से 50 लोग होंगे और वो देखेगी कि वो जो पार्टी, वो जो संस्था है या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के तर्ज पे और उसके दिए हुए रोड मैप पे चलती है, नहीं चलती। अगर नहीं चलोगे तो तुम पे कार्रवाई होगी। अभी आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ चाइना का देखिए, उसका CEO उठा लिया, कह रहे भाई तुमने कुछ किया, तुमने CEO उठा लिया। और कल खबर आ रही है कि चाइना का रियल एस्टेट जो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, उसमें ये करीब करीब 13 से 20 ट्रिलियन डॉलर अनसिक्योर्ड लोन्स दुनिया भर से उठाकर उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये फिर रिजनरेट हो जाए। चाइना का डेट ऑलरेडी हैज माउंटेड लार्ज। और जो इनके डिफेंस की बात करें तो डिफेंस पे भी आज एक दो बातें हो जाए, तो हमारे पास थोड़ा टाइम है। हाँ ये जी बिल्कुल चाइना बिल्कुल। चाइना सर ये सबसे ऊपर कहता था मेरा है रॉकेट फोर्स। अब जो डिफेंस मिनिस्टर को गायब किया गया, एक तो किया गया भाई तूने पैसे लिए, पैसे तो वहां सब कोई लेता, कोई बेचारा की वो गलती नहीं है उसकी। दूसरी, जब इनको पता लगा जो लॉन्चर्स है डिफेंस इसके ना, रॉकेट फोर्स के, दे कैन बी टारगेटेड इजिली बाय अमेरिका। अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि लॉन्चर्स को ही टारगेट किया जाएगा तो कोई उठेगा ही नहीं मिसाइल। तो इनकी वहां हवा खराब हो गई। चाइना में जो जो उनकी मिलिट्री को जो ऑटोमेटिक वेपन्स दिए संजय सर, उसकी विशेषता आपको बताऊं। जो अमेरिका ने इजरायली वेपन है, दैट कैन लेट्स से फायर 5000 राउंड्स एट, मतलब ना तब तक उसमें कुछ नहीं करना। इन्होंने उसी की कॉपी बनाई, पर वो 350-400 राउंड बाद उसकी सफाई करनी है। तो वो दिखने को तो आपको ऑटोमेटिक लग रही है, पर क्लाशनिकोव के AK का जो फायरिंग मैकेनिज्म है, उसी की कॉपी उसमें डाली है। मतलब रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी। ठीक है जी, ये उनकी वो बात रही।
अब इनके एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें, जो इनके पास एयरक्राफ्ट इंजन है, जो J-20 की बात करें, JF-17 की बात करें, अगर मैं तेजस से कंपेयर करूं, तेजस का इंजन 4000 घंटे की फ्लाइंग के बाद उसमें ओवरऑल चाहिए, यहाँ 350 से 400 घंटे बाद ओवरऑल चाहिए। अब इनका जो रडार सिस्टम है वो इतना हेवी है कि वो खुद ही गिर जाता है। इनमें वो जो सीट का जो इजेक्शन सिस्टम है वो नहीं चलता, इनमें फ्यूसलाज में क्रैक आ जाते हैं। ये तो रही है इसकी बात, व्हाट डू कॉल, एयरफोर्स की बात। अब जरा चलते हैं इसकी नेवी पे। इसकी नेवी में सर सबसे बड़ा फ्लॉ जो है, जो उन्होंने शिप पे बनाए, कल आप परसों आपने एक वीडियो देखा होगा, एक शिप में, बड़े शिप पे बैठे बैठे आग लग गई, एक पीछे सबमरीन में गैस लीक हो जाती, सारे सेलर मर जाते। क्यों? ये जो इसमें कंपोनेंट्स लगे, बिकॉज ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी बैन, ये कमर्शियल ग्रेड के कंपोनेंट लगे, ये मिलिट्री ग्रेड के कंपोनेंट नहीं लगते। जैसे कमर्शियल ग्रेड कंपोनेंट होता है, जैसे आप एक घर में मॉडेम लगाते हैं इंटरनेट के लिए, उसका स्पेक होगा +20 टू -1 या -2, उस पर चलेगा। जो मिलिट्री ग्रेड होगा वो होगा +50 टू -50, क्योंकि मिलिट्री कब कहाँ किस कंडीशन में हो, वो उस कंडीशन में वो मॉडेम चलना चाहिए। उसमें हार्डनिंग होती है, उसमें डस्ट का स्पेक अलग होता है, उसमें कूलिंग के स्पेक अलग होते हैं। अब ये जो चाइना में जो माल लगा है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट लगे हैं मिलिट्री में, दैट इज ब्रेकिंग डाउन द रिलायबिलिटी। इसीलिए शिपों में आग लग रही है, सबमरीन में गैस लीक हो रही है, सेलर मर रहे हैं, और ये उनका रोज का काम है। और इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी काफी कमियां हैं जो ये दुनिया को नहीं बता रही है, इसीलिए इनको डर लग रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, चाइना में कहते हैं कि ओनली 1/3 ऑफ द PLA इज फाइटिंग फिट, 1/3 की 3 में से 1। और जिनकी पोस्टिंग भारत के बॉर्डर की तरफ होती है उनको 3 गुना सैलरी मिलती है। जैसे कोई इस साइड ऑफ द बॉर्डर उसे 4000 युआन की सैलरी है, जो भारत की तरफ उसको 12000 युआन है। क्यों? कहते तेरे मरने का चांस ज्यादा है, इसलिए तेरी सैलरी ज्यादा है, 3 गुना सैलरी है। क्योंकि हमें ये नहीं बोलना चाहिए सर, क्योंकि ये जो फौज है ये काम करती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, दे डोंट वर्क फॉर द फ्लैग ऑफ चाइना और मदरलैंड चाइना। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लॉयल है, और एज पर देयर रिस्क उनकी सैलरियां होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमें ये दिखाते हैं ना, ये जो जिनका शी जिनपिंग सलामी वलामी लेता, चिंग पोंग आटा गूंद, जो वीडियो बनाते हैं, ये एक फोर्स है जो चाइनीज, इज कॉल्ड रेड गैरिसन फोर्स। रेड गैरिसन फोर्स बीजिंग को प्रोटेक्ट करती है। जो वीडियो बनता है, जो प्रचार होता है, जो एडवर्टीजमेंट बनती है, वो रेड गैरिसन फोर्स की बनती है। और दुनिया को यह आभास कराया जाता है कि पूरी PLA वैसी है, जबकि पूरी PLA वैसी नहीं है। दिस द ओनली रेड गैरिसन फोर्स व्हिच इज स्टेशन इन बीजिंग विद दिस मॉडर्न इक्विपमेंट एंड ऑल। उनको एक शो पीस की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। जब इनकी मिलिट्री की ड्रिल्स होती है, ये कभी रियल टाइम वीडियो नहीं बनाते, जो एक्चुअल ड्रिल का वीडियो नहीं बनाते। जो ग्लोबल टाइम्स वीडियो रिलीज करता वो अलग से चाइनीज सिपाहियों की करता, कभी एक्सरसाइज से नहीं करता। क्यों? फिर एक स्क्रीन प्ले लिखी जाती है कि तू यहां जाएगा, तू ऐसे गोली चलाएगा, वो ये करेगा, उसके एक वीडियो बनाएंगे और लोग को देखेंगे। हम लोग को ये बताएंगे कि PLA कितनी फाइटिंग फिट है, कितनी उम्दा इनकी ट्रेनिंग, और हाउ गुड PLA इज। बेसिकली इट इज अ स्क्रीन प्ले। ठीक उसी तरह से संजय सर, आपको याद होगा जब हमें एक वीडियो दिखाया था, शी जिनपिंग 2 पैसे का मास्क लगा के गया है, ये वुहान गया है कोविड के मरीजों से मिलने, सूट और टाई लगा के, ऊपर सर्जिकल मास्क लगा के। डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? उसके लिए भी एक सेट बनाया गया था, इसके लिए भी एक सेट बनाया। और कल परसों एक वीडियो आई है कि चाइना के जो सिपाही है ये बर्फ खा रहे हैं, दिखाने को हम कितने हार्ड है। मैंने कहा यार भुखमरी इतनी हो गई तो बोल दो आटा वाटा भेज देंगे यहाँ से, बर्फ क्यों खा रहे हो? आटा मतलब तो हमारे चाचा जी ने भेजा था ना उनको। हाँ, नहीं हमारा आपको जो याद सड़ा है ना, हुआ जब वो आए थे तिब्बत पे, उन्होंने हमला किया था, तो चावल तो हमारे चाचा जी ने भेजा था बिल्कुल भेजा था सर। कि भाई तुम और हमारे ऊपर हमला करो, चावल भी हम ही से लो। आप ये देखिए, ये इनकी असलियत है। सो अपने एयरफोर्स की बात की, नेवी की, आर्मी की, आर्म्स की, मतलब शॉर्ट टाइम में जितना भी कर सकते थे। दीज आर द मेजर फ्लॉज। और ऐसी परिस्थिति में सर ये नहीं लड़ सकते। चाइना की 2 ही वल्नरेबिलिटी है। वन, देयर आर्सनल इज नॉट रिलायबल। सेकंड, देयर इकोनॉमी इज इंटरडिपेंडेंट। और अगर ये 17, 18, 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती, 15% एक्सपोर्ट के गिरने पर तुम्हारे खाने पीने के वांदे क्यों लग गए? तुम अमेरिका के सामने क्यों गिड़गाड़े आने गए? Why are you literally sucking up to America? आज मैं ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि तुम इतनी इकोनॉमी हो नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा है नहीं, ये भी तुम्हें पता है, इसीलिए तुम्हारी हालत खराब है। मतलब सर ये परिस्थितियां हो रही है चाइना में, और ऐसे में चाइना जितना टूटता, मतलब जितना कमजोर होता नजर आएगा। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज की जो मिथ जापान ने तोड़ी है ना, कम्प्लीमेंट फॉर देम। हमारे पास भी तो 600 बिलियन रखा है, अब तुम्हारे पास 800 बिलियन रखा तो कौन सी बड़ी बात है यार, 900 भी होगा, कौन सी बड़ी बात है? व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? एंड वी आर इंटर कंज्यूमिंग इकोनॉमी, हम इंटरनल कंजप्शन पे जिंदा है। तुम्हारा 15% जो तुम कहते हो केवल 15% एक्सपोर्ट गिरा है, तुम्हारे खाने पीने के वांदे पड़ गए।
तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई। और अब चाइना का, अब देखिए इसराइल के जो ये हमास के मिसाइल है उसमें चाइना का लोहा, पैराग्लाइडर में चाइना का लोहा, कमांडोज की ट्रेनिंग में चाइना का इन्वॉल्व। आप देखिए जो हमास की टनलों में चाइना के इंजीनियर पाए गए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सनफ्लावर 200 कामाकाजी ड्रोन है जिससे इस्लामिक रेजिस्टेंस हमला कर रहा है अमेरिका की बेसों पे, वो भी चाइनीज है। आज मैं पूछता हूं, सनफ्लावर 200 कामाकाजी ड्रोन मेड इन चाइना, इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक के पास कहां से आया, किसने दिया वो ड्रोन? क्योंकि आंसर वहां मिलता है, पीछे जब इन्होंने 2-3 शिप डॉक किए थे कराची के पोर्ट पे, उन शिपों से उन्होंने कुछ माल भी डाउनलोड किया था। तब मैंने यही बोला था कि भाई तुम मिलिट्री के शिपों से कौन सा कार्गो डाउनलोड कर रहे हो, तुम तो एक्सरसाइज के लिए आए हो ना। और अगर एक्सरसाइज के लिए आए हो तो कौन सा कार्गो तुम कराची के पोर्ट पे उतार रहे हो? कार्गो तो मर्चेंट नेवी से आता है, मिलिट्री के शिपों से कार्गो थोड़ी ना आता है। अब क्या ये कार्गो कि पाकिस्तान, चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान चमन बॉर्डर ईरान, ईरान से इराक और अमेरिका को ठोक रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा अलतकिया खेल रहा है दुनिया में वो है चाइना। और किंग ऑफ अलतकिया है, जो जिसने पूरी जिंदगी अलतकिया करके अपनी रोटियां सेकी है, वो है बराक हुसैन ओबामा। उसे मैं कहता हूं हुसैन मियां। हुसैन मियां इज द किंग ऑफ अलतकिया। अब भी पूरी कोशिश कर रहा हूं मुसलमानों के खिलाफ कुछ न हो, मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये भी वक्त हकीकत है सर। सवाल तो आज इतना है कि दुनिया और हम कब तक राजनीतिक शुतुरमुर्ग बने रहेंगे, कब तक वी विल बिलीव एवरीथिंग इज ओके। अब मैं लास्ट चीज आपको बोलूंगा सर, कल परसों इसराइल से एक शिप चला भारत की ओर। शिप शायद मैक्सिकन या मलेशियन है, मैनेजमेंट कंपनी जापानीज है, कोई आपत्ति नहीं। ये इसराइल से भारत चल रहा था, इसको हूतियों ने किडनैप कर लिया, रास्ते में कब्जा कर लिया, और ये यमन में भी डॉक्ड है। क्यों? तकलीफ क्या? हजारों शिप चलते हैं वहां से, नहीं, तकलीफ ये है यहूदों का सामान हिंदुओं को जा रहा है, जबकि शिप इसराइलियों का नहीं है, मैनेजमेंट भी इसराइलियों की नहीं है, पर यहूदियों से सामान हिंदुओं को जा रहा, उसको कैप्चर किया जा रहा है गया। आज मैं पूछता हूं, उसमें ना कोई यहूदी है ना इंडियन है। अगर कल को उसमें यहूदी होते, इजरायली होते या इंडियन होते तो हमें एक्शन नहीं लेना पड़ता, हमारी नेवी को आज वहां नहीं जाना पड़ता, और हूतियों को औकात नहीं दिखानी पड़ती। और ये जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कुछ, ईरान आपका मित्र है, ईरान से भारत के बड़े अच्छे संबंध है। मैं कहता हूँ यार, ईरान की गवर्नमेंट से हो सकते हैं, पर ईरान में द पर्सन हु कॉल शॉट्स इज खोमेनी। हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, ये अल हलाली, ये हमास किसके कंट्रोल में? रेवोल्यूशनरी गार्ड किसके कंट्रोल में? खुमैनी के कंट्रोल में। तुम गवर्नमेंट के साथ कितने अच्छे संबंध बना लो, डज नॉट मैटर, खुमैनी विल कॉल द शॉट्स। आज बताइए, जो हजारों शिप वहां से जा रहे थे, इसराइल से हिंदुस्तान आने वाला शिप भी हूतियों ने क्यों टारगेट किया? और फिर जो उन्होंने अरबिक में एक वीडियो रिलीज किया, मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आया, 3 लफ्ज समझ आए सर। एक तो है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर एज यूजुअल, गजवाए इसराइल, गजवाए इसराइल, और यहूद, ये 3 वर्ड समझ आए। तो अब देखिए डिफरेंस कहां है। आप चाहते हैं कि हम इस लड़ाई में नहीं घुसेंगे, इस लड़ाई में नहीं फंसेंगे, पर जो परिस्थितियां ये लोग बना रहे हैं, मुझे लगता है आज नहीं तो कल दुनिया का हर छोटी बड़ी कंट्री इस लड़ाई में फंसती जाएगी। आपको याद है सर, जब मैं जयपुर आया था, मैंने आपको कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज इमिनेंट, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपका दोस्त हूं या आप मेरे दोस्त हो, और आप मेरे दोस्त और मैं आपके खिलाफ, आई एम ट्राइंग टू किल यू। इट कैन नॉट बी लाइक दिस। अगर हम दोस्त हैं, नहीं है, बट मैं दोस्त बन रहा हूं और पीछे से मतलब आई एम ट्राइंग टू गिव, ऐसी प्रक्रिया चला रहा हूं जिससे मैं आपके लोगों को मारने की कोशिश कर रहा हूं। ये चाइना और पाकिस्तान वही तो कर रहा है। अमेरिका का दोस्त बन रहा, बायो लैब इसकी मिल रही है। ये अरब सबके दोस्त बनते हैं, पीछे जहाज आज ये शिप किडनैप कर लो, आज वो शिप किडनैप कर लो। पीछे आप देखिए हमारे सेलर्स का इन्होंने क्या नाटक किया वहां पे कतर में। तो दिन ब दिन परिस्थितियां जो है विकट होती जा रही है। अब देखिए महाकाल की क्या इच्छा होगी, कहां जाएगा। बट अगर स्थितियां ऐसी चलती रही, क्योंकि ये शिप वाली घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, हजारों में से इसी शिप को क्यों टारगेट किया? न ओनर इजरायली, न ओनर भारतीय, न मैनेजमेंट इजरायली, न ओन मैनेजमेंट भारतीय। बस एक ही कॉमन चीज था, यहूदों से हनूदों को सामान आ रहा था, इसलिए तुमने ये शिप टारगेट किया। हमें सब समझ आ शिप तो तुर्की से आ रहा था, उसका जो सर वहां ओनर है, हम्म वो जो कंपनी ब्रिटिश है, लेकिन उसका ओनर जो है वो जू है और वो इजरायली है। मैं वही कह रहा ब्रिटिश हूँ सर। कंपनी है, जापानीज मैनेजमेंट है, और ओनर जो है वो इसराइली बताते हैं। तो ये देखिए ना, मैं कह रहा हूँ हजारों शिप जा रहे थे, जो भारत शिप आ रहा था उसी को क्यों टारगेट किया तुमने? क्योंकि हाँ, ये खास बात है ना, वो तो यहूदो हनूद का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड हाँ, होता यहूद फिर। और हनूद का काम, बिल्कुल संजय सर, यही तो मैं
मैं यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट सर, यू नेल्ड इट। मैं यही तो कह रहा हूं, यहूद और हनूद का जो कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हजारों शिप में से इसी को टारगेट किया गया। भाई यहूदों का सामान हनूदों को जा रहा है, ये इस पे टारगेट करो। और वही अल्लाह अकबर, गजवाए इजराइल, और वो यहूद यहूद चिल्ला रहे थे और हूतियों ने ये वीडियो जारी किया, हमने जारी नहीं किया। दिस वीडियो वाज रिलीज बाय हूतीज ओनली। ना अब ऐसे प्रकरण में क्या बोलेंगे सर? कब तक दुनिया बची रहेगी? कब तक दुनिया बची रहेगी? और कब तक दुनिया कहेगी नहीं नहीं ये इजराइल और हमास की लड़ाई है? दिन ब दिन दे आर इंक्रीजिंग द गैम्बिट ऑफ ऑपरेशंस। अब MQ-9 ब्री रेपर्ड लोन आपने इराक, आपने हूतियों ने गिरा दिया। उनके पास वो टेक्नोलॉजी कहां से आई? $100 मिलियन का एक पीस है, 850 करोड़ का एक ड्रोन है। ईरान के चवन्नी के रॉकेट से हूतियों ने वो गिरा दिया। अब अमेरिका भी कब तक चुप रहेगा? मतलब आपके एयरबेसिस पे अटैक हो रहा, आपके ड्रोन्स गिराए जा रहे, आप कब तक चुप रहोगे? कब तक आप बोलोगे हम इस लड़ाई में नहीं घुसेंगे? हमारे आने वाले, अगर ये जो भारत की तरफ आने वाले शिप है, अगर ये ऐसे अटैक करते हैं तो हमारी नेवी को भी जवाब देना पड़ेगा। पहले पेट्रोलिंग से काम नहीं चलेगा तो हूतियों को उनकी औकात गिनानी पड़ेगी। अब हूतियों को औकात गिनाओगे तो ये ईरान वाले एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जो ईरान से दोस्ती, कोट अनकोट दोस्ती की बातें करती है, ईरान भारत का दोस्त है, मैं तो नहीं मानता खुमैनी किसी का दोस्त है। खुमैनी तो खुद का दोस्त नहीं है सर, खुमैनी किसी का दोस्त नहीं है। दैट इज द रियलिटी ना, लेट्स फेस द रियलिटी। मतलब वी आर आल्सो अ टारगेट। हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ तो कह चुका है भाई, यहूद फिर क्रिश्चियन फिर हनूद, ये तो ऑफिशियल उसने विज्ञप्ति जारी की है। कब तक हम बचते रहेंगे इस चीजों से? ये आज ये हम बहुत बड़ा विषय लोगों के सामने रख रहे हैं सर, जयपुर डायलॉग के माध्यम से। लेट पीपल डिसाइड। और जो हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा बाहर है, उसका क्या होगा? उसकी सेफ्टी का क्या होगा? ये भी कहीं ना कहीं आज 2 महीने 6 महीने बाद ये भी प्रश्न हमारे सामने आने वाले। हाउ आर वी गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट? और हिंदू अपने आप को कैसे बचाए? हिंदू ना इधर ना बेचारा उधर, हिंदू ने तो कुछ किया ही नहीं, पर तब भी हिंदू टारगेट है। मतलब वो यहूद बेचारा इसलिए टारगेट है, यू आर बॉर्न ए यहूद। हिंदू इसलिए टारगेट है, यू आर बॉर्न हिंदू। क्रिश्चियन इसलिए टारगेट है, यू आर बॉर्न क्रिश्चियन। मतलब यहां आप करो ना करो कुछ, इट डजंट मैटर, बट यू आर बॉर्न इन अ रिलीजन, इसलिए बाय डिफॉल्ट यू आर अ टारगेट। सर कब तक ये मानसिकता चलती रहेगी दुनिया में? कब तक दुनिया इसको बर्दाश्त करती रहेगी? ठीक है आपके पास तेल है, पर तेल के चक्कर में we cannot give our life and civilization, we cannot sacrifice life and civilization for the oil you have। हम तेल के बिना भी रह लेंगे, थोड़ा इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, थोड़ा दिक्कतें होंगी, बट यार जिंदगी और जान तेल से किसी ऊपर नहीं है ना। तो दुनिया कब तक, हाउ लॉन्ग कैन वर्ल्ड टेक दिस ऑयल ब्लफ? सवाल तो ये आज मैं पूछता हूं, तेल के क्यों लेके आप कब तक दुनिया को ब्लैकमेल करते रहोगे? कब तक दुनिया आपकी सुनेगी? दुनिया का भी यहां तक पानी आ चुका है। और अगर आपको, उनको कह रहा हूं, अगर आपको अपनी सभ्यता बदलनी है, आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, दुनिया तरीके नहीं बदलेगी। यू आर स्टक इन 1400 ईयर्स बैक इन टाइम, दुनिया हैज मूव्ड ऑन। 1400 साल पीछे आप हो, हम नहीं है, दुनिया नहीं है, और ना ही दुनिया 1400 साल पीछे जाएगी, ये भी आप क्लियरली समझे। अगर आपको आगे आना, आएंगे नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, मोरक्को, मौरितानिया में कौन किसको मार रहा है इसका आकलन कीजिए। और यदि आप महाशक्तियों से टकरा गए तो ये जो अभी स्लो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हो रहा है, इट विल बिकम इमिनेंट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड फॉर गुड। और ये वैसे भी चाइना और पाकिस्तान के नज़दीकियाँ इतनी हैं कि अगर कोई वायरस आया है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में ही जाएगा ना। बिल्कुल जाना चाहिए सर, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें ये वायरस को पाकिस्तान में टेस्ट करना चाहिए। और संजय सर, आपको मेरे को क्या पता कितनी ऐसी लैबें पाकिस्तान में हैं? अगर अमेरिका की नाक के नीचे कैलिफोर्निया में लैब हो सकती है, आई कैन टेल यू 100% पाकिस्तान में, ईरान और यूक्रेन में तो ये लैबें है ही है, 100% है। ये जो चाइना दुनिया के साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहा है और वहां हमें मारने का सामान तैयार कर रहा है। मतलब एक हाथ में डॉलर, एक हाथ में ड्रैगन, मतलब छुरी और डॉलर, और डॉलर और ड्रैगन डिप्लोमेसी नहीं चलेगी ना सर। दिस कांट गो ऑन। तो चलिए अब इसको आज के कन्वर्सेशन को थोड़ा वाइंड अप करने का समय आ गया है। तो हमारे जो पंचमक्कार लोग हैं, वो अभी भी चीन के बहुत ही अधिक मुरीद हैं। तो मेरे विचार से इस नए वायरस को सबसे पहले उनको हमें भेज देना चाहिए और उनको फिर क्वारंटाइन करके और कहीं जज़ीरे पे गल्फ़ में डाल देना चाहिए। ये विचार कैसा है? सर ये विचार बड़ा उत्तम, और मैं तो ये भी कहता हूं कि इनको अगर इनको चाइना से इतना प्यार है, दुहार है इनको चाइना से, तो इनको भी सरकारी गाड़ी में डाल लें, चाइना के बॉर्डर पे ले जाओ और धक्का डाल दे अंदर। मतलब चाइना और पाकिस्तान जिसको जाना हो, हमें फ्री सेवा चलानी चाहिए। इसराइल से हमें ये सीखना चाहिए सर। आई रियली अप्रिशिएट इसराइल फॉर दिस।
उस औरत को उठाया, सीधा गाजा में पटक के आए। हमें भी ये मत करनी चाहिए। तुम्हें जाना चाइना, जाना चाइना पसंद है जाओ, पाकिस्तान पसंद है जाओ, अफगानिस्तान जाना जाओ, बॉर्डर तो हमारे मिलते ही है। सरकारी गाड़ी में डालो और पूरा वहां जा दो, और साथ में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और 1 बोतल तेल की भी देंगे, जब तक उनका दाना पानी वहां नहीं चलता। भाई हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, जिसको वहां से प्रेम है जाओ वहीं रहो यार, मतलब गो एंड लिव देयर, वी डोंट नीड टू, दिस इज। तो आइए फिर इसी तरह से इनको हम पंचमक्कारों के मज़े ले लेते हैं और आज की चर्चा यहीं पर फिर समाप्त करते हैं। तो आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जा जाता है हर 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 महादेव। महादेव।